हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स। एंड जो गिवन ऑप्शंस होंगे उसमें से बताएंगे आपको सही ऑप्शन कौन सा है एंड अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वो ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following statements is associated with the term moonlighting? A, it is the practice of working in a second job outside normal business hours. B, it is the practice of turning the clock ahead as cooler weather approaches in order to make the better use of time. C, it is the sunlight that shines on the moon which then bounces off and reflects on the earth. D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि मून लाइटिंग जो टर्म है रिसेंटली स्विगी की वजह से न्यूज में आई थी, जिन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है या अनाउंस किया है अपनी मून लाइटिंग पॉलिसी एम्प्लॉयज के लिए। एक जो आपकी रेगुलर जॉब होती है, अगर अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक साइड जॉब ढूंढते हैं जो बिल्कुल बेसिक सेम तरह की जॉब होती है, तो एक जो डेटा लॉस है कंपनी को, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेटा ब्रीच के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है एम्प्लॉयज के लिए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड की जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी गिवन होता है कि आप साइड जॉब नहीं कर सकते बेसिकली ऑफ द सिमिलर नेचर एज वेल, सो उसको अवॉइड करने के लिए स्विगी ने रिसेंटली अनाउंस की है मून लाइटिंग पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉयज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। फर्स्ट, इट इज चाइना's permanent space station with its own power propulsion, life support system and living quarters. Second, China is only the third country after USA and Russia to have put both the astronauts into the space and to build a space station. Third, Russia has installed an indigenously made spectroscope aboard the space station. Which of the above statements is or are incorrect? तो incorrect statement यहाँ पे आपको मार्क करनी है। A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 3 only, D, all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट। यहाँ पे हम टिएंगोंग की जब बात कर रहे हैं, टिएंगोंग की जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग होता है हेवनली प्लेस। ये एक नया परमानेंट स्पेस स्टेशन होगा चाइना का। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना ऑलरेडी 2 ऐसे टेम्पररी स्पेस स्टेशन को ट्रायल बेसिस पे लॉन्च कर चुका है, जिनका क्या नाम है टिएंगोंग 1 एंड टिएंगोंग 2। इनका खुद का एक पावर प्रोपल्शन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, साथ ही साथ लिविंग क्वार्टर्स भी होंगे और एक नए तरह का स्पेस टेलीस्कोप जिसको जुंगशियान बोलते हैं, that will also fly close to this space station, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा। एंड चाइना ऐसी थर्ड कंट्री है जो कि हमारी स्टेटमेंट थी आफ्टर यूएसए एंड रशिया, जो ऐसा स्पेस स्टेशन जो है वो बना रहे हैं। एंड चाइना ये होप कर रहा है कि जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो यूएसए के द्वारा या नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये उसे रिप्लेस करेगा। एंड दैट इज बिकॉज कि जो नासा है उनको उनके ऊपर यूएस लॉ जो है वो बैन करता है चाइना के साथ किसी भी तरह का डेटा शेयर करने के लिए। एज अ रिजल्ट जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी कह रही है वो ये कहती है कि रशिया ने ऐसा इंडिजिनियसली मेड स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो लगाया है, बट इट इज नॉट रशिया बट इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है वो इन्वॉल्व है इन दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, कि जो इंडियन मेड स्पेक्ट्रोस्कोप जो है उसको यहाँ पे यूज किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या था, स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैसेस, जो कोलैबोरेशन से बना है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है, स्टूडेंट्स ऑफ द IIA। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चबाहर पोर्ट। First, it is the only port of Iran with the direct access to ocean. Second, the port is strategically important for India as it will help to boost ties with the Central Asian countries. Third, it is located in the Gulf of Aden. Which of the statement given above is or are correct? A, 1 and 3 only, B, 1 and 2 only, C, 2 and 3 only, D, all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि जो ईरान है उसके 26 पोर्ट है, बट जब हम चबोहर पोर्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज द ओनली पोर्ट जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल टुवर्ड्स द ओशन है। और डायरेक्टली अगर हम देखें पिक्चर में भी 72 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस रह जाता है, हम बाईपास कर सकते हैं ग्वादर पोर्ट को 72 किलोमीटर्स के थ्रू, एंड मुंबई टू चबहार पोर्ट जो है 72 किलोमीटर्स ही है। सेकंड स्टेटमेंट की जब बात करें तो डेवलपमेंट अगर इसकी होगी तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली ये टाइज यानी कि ट्रेड जो है उसे बूस्ट अप भी करेगा। थर्ड स्टेटमेंट की जब हम बात करें ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, ना कि गल्फ ऑफ एडन, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट कीनिया, सेकंड मेक्सिको, थर्ड इंडिया, फोर्थ ब्राजील। तो करेक्ट आंसर कौन सा है कोड में? A, 1 and 2 only, B, 1, 3 and 4 only, C, 2, 3 and 4 only, D, 1, 2, 3 and 4।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के ऑल ऑफ द अबव। कि जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 मेंबर्स हैं, इसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो परमानेंट मेंबर्स की यहाँ पे बात हो रही थी, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इलेक्टेड फॉर अ 2 ईयर टर्म होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। सो अब कौन से मेंबर्स हैं फिलहाल? अल्बानिया, ब्राजील, गेबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब Emirates. So next question we have is कि which one of the following countries does not border the Caspian Sea? A. Armenia, B. Azerbaijan, C. Kazakhstan, D. Turkmenistan. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि आर्मीनिया। सो कैस्पियन सी लैंडलॉक सी है यूरोप और एशिया के बीच में। तो 5 कंट्रीज हैं, दैट इज रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान बॉर्डर करती है इस इनलैंड सी को। सो यहाँ पे आपके पास आपको बताने के लिए एक ट्रिक है कि यहाँ पे जो अगर आपको याद करनी है कंट्रीज, तो आप ये वर्ड जो है रास्किट यूज कर सकते हैं। सो रशिया के लिए आर, अजरबैजान के लिए ए जेड, के की बात करें कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान एंड टी फॉर तुर्कमेनिस्तान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पैंगोलिन, जिसको हम थिक टेल्ड पैंगोलिन भी बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज अ नॉक्टर्नल मैमल विच इज मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। Second, it has been listed as vulnerable in the IUCN Red List of the threatened species. Select the correct answer using the code given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट कि जो इंडियन पैंगोलिन है, जिसको हम मेनिस क्रैस्किडेटा भी बोलते हैं, एक थिक लेयर्ड या थिक टेल्ड पैंगोलिन है, स्केली एंटीटर है, ठीक है, एंट ईटर, साथ ही साथ पैंगोलिन है जो कि नेटिव है टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सॉलिटरी है, शाय है, स्लो मूविंग रहता है और नॉक्टर्नल मैमल है, यानी कि एक्टिव एट नाइट ही रहता है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 की जब हम बात करें तो एंडेंजर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था? थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट में है, ठीक है, रेड लिस्ट में, बट यहाँ पे एंडेंजर्ड जो है IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि पेन प्लस जो है एक स्ट्रैटेजी was recently seen in news. The strategy is related to which of the following? A. It is a strategy used by the military to decriminalize civilian zones after military operation. B. It is a strategy to address severe non-communicable diseases. C. It is a strategy adopted by the Indian Health Department to decontaminate and sanitize zones with highly contagious diseases. D. It is a new strategy to equip senior citizens with adequate read and write capability to use digital products. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की यहाँ पे बात हो रही है कि अफ्रीका जो है रिसेंटली उसने अडॉप्ट किया है एक नई स्ट्रैटेजी, जिसको हम पेन प्लस स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, कि जो एक्सेस है जिसके हिसाब से डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर जो है फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बढ़ जाए। तो रीजनल स्ट्रैटेजी है जिसमें एड्रेस किया जाएगा किसे? सिवेरिटी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि फर्स्ट लेवल रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज में दी जाएंगी। साथ ही साथ ये अर्ज कर रहा है कंट्रीज को कि वो स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम्स को लॉन्च करे जिससे टैकल किया जाए क्रॉनिक बट सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि उनको प्रॉपर मेडिसिन, टेक्नोलॉजीज या डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हैं या एक्सेसिबल हैं इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू आर्टेमिस 1 With reference to Artemis 1 mission, consider the following statements. First, Artemis 1 is a manned mission of NASA and ESA. Second, it will be the first in a series of increasingly complex missions to build a long-term human presence at the moon. Which of the statement given above is correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि स्टेटमेंट जो सेकंड है दैट इज ओनली करेक्ट कि जो आर्टेमिस 1 है एक अनक्रूड मिशन है ऑफ नासा। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही थी? मैन्ड मिशन, यानी कि अनमैन्ड मिशन है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं जाने वाला। स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि ये ऐसा फर्स्ट है ऐसा सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मिशन जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा ताकि इन केस फॉर मून पे अगर जाके रहना पड़े इन द डेकेड्स टू कम, तो ह्यूमन प्रेजेंस जो है वहां पे उसके अकॉर्डिंगली से सेट
सेटअप किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम HOAIP भी बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ टर्की एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेकेंड, इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड एट अ कॉन्फ्रेंस hosted by Turkey in Istanbul in the year 2021. Third, it is a platform for promoting regional security, economic and political cooperation centered on Afghanistan through dialogue and a set of confidence building measures. Which of the above statements are correct? A 1 2, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 and 3. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली थर्ड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। सो अब क्या है कि जो हार्ट ऑफ एशिया जिसको हम इस्तांबुल प्रोसेस बोल रहे हैं, कैसा इनिशिएटिव है, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ टर्की इसमें इंक्लूडेड था। जो क्या ये कह रहे हैं कि कब लॉन्च हुआ था, होस्ट किया था इसे टर्की ने इन इस्तांबुल एंड 2 नवंबर 2011 को ये लॉन्च हुआ था, ना कि 2021 में, ठीक है। साथ ही साथ अफगानिस्तान है उसे सपोर्ट किया गया है 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के द्वारा हार्ट ऑफ एशिया रीजन एंड 16 सपोर्टिंग कंट्रीज जो कि बियॉन्ड द रीजन है। सो एज अ रिजल्ट 12 रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे लीड कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं इस प्रोसेस के अंदर। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेगा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के बारे में बात करेगा, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर बेस्ड होगी एंड यहाँ पे जो इश्यूज है उसे थ्रू डायलॉग्स विद अ सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस seen in the news recently, consider the following statements. First, it is a viral brain infection that is spread through mosquitoes. Second, the virus is found in camels. Third, there is no cure for the disease. Which of the statement given above are correct? A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, D all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंगली जब हम देख रहे हैं कि ये ब्रेन इन्फेक्शन है दैट इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो वायरस है इट इज नॉट फाउंड इन कैमल्स बट इन पिग्स, बर्ड्स एंड पास टू मॉस्किटोज के जब वो बाइट करते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के। तो जब हम बात करें जिसके थ्रू या जहाँ पे ये फाउंड किया जाता है वो बर्ड्स एंड पिग्स हैं और इसे स्प्रेड करने वाले इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू जब मॉस्किटोज उन्हें बाइट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज कि कोई भी क्योर नहीं है डिजीज के लिए। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई भी सिम्टम आता है उसे अगर हम कहें खत्म करने के लिए या उसको इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन दिए जा रहे हैं, बट देयर इज नो पर्टिकुलर क्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि with reference to Swachh Sagar, Surakshit Sagar campaign, consider the following statements. First, it is a citizen-led initiative aimed at improving the coastal and ocean health via community action. Second, the nodal ministry for the campaign is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Which of the statements given above is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ये कि सिटीजन लेड इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस नहीं होने वाला, ठीक है, जो कि कोस्टल एंड ओशन हेल्थ के द्वारा कम्युनिटी एक्शन के साथ साथ हम हेल्प करेंगे कि कोस्टल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि जो नोडल मिनिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज नहीं है, इसके अलावा ये पार्टनरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है एंड अलॉन्ग विद अदर इंस्टीट्यूशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी इज कंसर्न्ड विद द ओशन एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। सेकंड, द वार्मिंग ऑफ द ओशन ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज हैज लेड टू अ राइज इन द सी लेवल ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो हाई सीज है वो अगर हम कहें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बाद यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो परसिस्ट करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ये अब 370 किलोमीटर्स, जब हम 200 नॉटिकल माइल्स जो है उसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स में, तो 370 किलोमीटर्स इनटू द सी है, जहाँ पे अब कंट्रीज के पास स्पेशल राइट होता है। आफ्टर दैट जो राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन है वहाँ पे स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम हाई सीज की बात कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट जो सी का लेवल है वो बढ़ रहा है क्योंकि आइस अब रेगुलरली ड्यू टू एनवायरमेंट
पॉइंट के इश्यूज या जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं वो मेल्ट हो रही है। तो जो सी लेवल है इट इज़ राइजिंग एंड इसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, जिससे क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग भी है, एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ अर्थ्स मेजर आइस शीट्स भी है, इंटेंसिफाइड हरिकेन्स और जो चेंजेस आ रहे हैं ओशन हेल्थ के अंदर एंड बायोकेमिस्ट्री में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। ठीक है, फर्स्ट इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सेकंड, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी along with 5 nuclear weapon states. Which of the following statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है न्यूक्लियर वेपन्स की, एक तरह से वो एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो इनका क्या मोटिव रहता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वेपन्स को डेवलप करने के लिए नहीं, उनका एक पीसफुल यूज होगा फॉर द बेनिफिट या फॉर रिसर्च पर्पसेज हम न्यूक्लियर एनर्जी को ही यूज कर सकते हैं। बट अभी तक अगर हम बात करें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की तो उसका इंडिया फिलहाल सिग्नेटरी नहीं है एंड साथ ही साथ इंडिया चाहता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पार्ट बनना, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी उठ के आया था कि अगर इंडिया IAEA का पार्ट बन जाता है, स्टिल इट इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसकी वजह से IAEA चाहते हुए भी अगर नॉन प्रोलिफरेशन फॉर न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के ऊपर रोक नहीं लगा सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। सेकंड, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2023 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, जो कि 41% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन है 2020 के डेटा को अगर हम देखें। तो स्टेटमेंट 2 जो है या सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि 2023 का जो थीम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। सो 2022 का जो थीम है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है। So next question and the last question we have is कि Operation Blue Freedom was sometimes seen as news. Which of the following statement explains it correctly? A, it is an Indian military operation carried out in the Kargil which led to the India U-2019's victory over Pakistan. B, it is a mission undertaken by the Indian Air Force for airdropping supplies over the besieged town of Jaffna in Srinagar to support the Tamil Tigers during the Sri Lankan Civil War. C, it is a social impact venture aimed at rehabilitating people with disabilities through adaptive adventure sports. D, it is an operation carried out by the Indian Navy in the Gulf region to ensure safe passage of Indian flag vessel transiting through the Strait of Hormuz. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जब हम ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एक सोशल इम्पैक्ट वेंचर है जो रिहैबिलिटेट करना चाहता है द पीपल विद डिसेबिलिटीज, ताकि लोग उनको इस परसेप्शन से ना देखें। कौन सा परसेप्शन? पिटी का, चैरिटी का या इनएबिलिटी, जिसको हम एसोसिएट करते हैं विद द पीपल विद द डिसेबिलिटीज, एंड साथ ही साथ रिक्रिएट करें उनकी डिग्निटी को, फ्रीडम को और एबिलिटी को भी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। जब हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं जो कह रहा है इंडिया का मिलिट्री ऑपरेशन जो कि कारगिल में कैरी आउट किया गया था, दैट इज ऑपरेशन विजय। ठीक है, सेकंड इज ऑपरेशन पूमलाई, जिसमें जब हम इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट करना था जाफना में श्रीलंका में द तमिल टाइगर्स के अगेंस्ट जो ड्यूरिंग द श्रीलंकन सिविल वॉर्स है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो ऑपरेशन संकल्प था, जिसके अकॉर्डिंगली डिटोरेटिंग जो सिक्योरिटी सिचुएशन है गल्फ रीजन में उसमें पोस्ट अटैक्स के बाद जो मर्चेंट शिप्स जो हैं उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे। सो ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया था कि सेफ एक पैसेज जो है इंडियन नेवी के द्वारा वो हमारे जितना भी अब जा रहा है कार्गो उसको पहुंचाया जा सके। सो दैट वाज इन डन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।